पापा, आपको याद तो होगा ना, कल मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव है और मैं नृत्य प्रदर्शन करने वाली हूँ। इसलिए आपको दादी, नानी सबको लेकर आना ही है और कल तो माँ को भी हर हाल में आना पड़ेगा। आप उनसे फोन पर कह देना। मैं उस समय अपनी 8 साल की बेटी अनन्या की छोटी बांध रहा था और उसे स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। जैसे ही उसकी यह बात सुनाई दी, मेरे हाथ अचानक ठहर गए। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ते हुए बोला, बेटी, लेकिन माँ नहीं आ सकेंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वे अपने काम के सिलसिले में बाहर गई हुई हैं। अनन्या जिद पकड़ते हुए कहने लगी, पापा, आप तो हमेशा यही बहाना बनाते रहते हैं। मैं तो कभी अपनी माँ से मिली ही नहीं। आप मुझे उनसे वीडियो चैट भी कभी नहीं करवाते। मेरे स्कूल में तो मेरी सारी सहेलियां अपने माँ बाप के साथ आती हैं। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाती हैं। लेकिन आपने कभी मुझे मेरी माँ से नहीं मिलवाया। दादी भी बार बार यही कहती रहती हैं कि तेरी माँ काम के लिए बाहर गई हैं। क्या माँ को मेरी कभी याद नहीं आती, जबकि मैं तो उन्हें रोजाना कितना याद करती हूँ। ये कहते कहते अनन्या की आंखें नम हो गईं। अपनी नन्ही बेटी को रोते देखकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने उसे सीने से लगा लिया और पुरानी यादों के सागर में डूब गया। माँ, आपने विक्रम चाचा से इस बारे में बात की? अर्जुन ने अपनी माँ से दोबारा पूछा। बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी साफ बता दिया है, अर्जुन। वे लोग मानने वाले नहीं हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब हमारी वह स्थिति नहीं रही। अर्जुन ने कहा, आखिर हमारी स्थिति में कमी क्यों आ गई? हमारी सामर्थ्य का क्या बिगड़ गया? इस सारी संपत्ति में हमारा भी बराबर का अधिकार है। जितना यह बंगला चाचा का है, उतना हमारा भी तो है। और फिर जब मैं खुद नौकरी करता हूं, तो मुझ में आखिर क्या कमी रह गई है? अर्जुन ने गुस्से से अपनी मां से कहा। लक्ष्मी अपने बेटे की जिद के आगे अब झुकने लगी थी। वह बोली, बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे पिताजी के निधन के बाद उनके मित्र और व्यापारिक साझीदार ने हम पर इतना खर्च किया। हमारे सारे दैनिक खर्चे भी उन्होंने ही वहन किए। मैं उनके इन उपकारों के बोझ तले दबी हुई हूं। पुरानी बातें ताज़ा करके मैं नहीं चाहती कि वे हमसे नाराज हो जाएं। प्रिया को भूल जाओ। वैसे भी अब हम उनकी समकक्ष नहीं रहे। अर्जुन ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच लीं और कहा, माँ, आप खुद को क्यों इतना कमजोर बनाकर रखा है? जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे, तो यह जो मिल है, इसमें सिर्फ चाचा का ही आधा हिस्सा नहीं था। मेरे पिता का भी बराबर का भाग था। दोनों ने मिलकर ही इस मिल और बाकी सबकी नींव रखी थी। और हकीकत तो यह है कि पापा के जाने के बाद विक्रम चाचा ने हमें उसका एक पैसा भी लौटाया नहीं। अगर मैं भी वहीं काम कर रहा होता, तो पापा की जगह मैं होता और मेरी स्थिति भी उनकी बराबर होती। अर्जुन, अब बहुत हुआ। तुम बिना वजह पुरानी चिंगारियां क्यों सुलगा रहे हो? देखो, ये मत भूलना कि यह पूरा बंगला अब सिर्फ तुम्हारे चाचा का है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। इसलिए अब इन बहसों का कोई लाभ नहीं। हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे कहूं कि बचपन में प्रिया का और अर्जुन का रिश्ता तय किया था और अब आप अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दें। अगर मैं ऐसी कोई बात छेड़ूंगी, तो वे हमें तुरंत ही घर से बाहर धकेल देंगे। तुम ही बताओ, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी तो सैलरी भी इतनी नहीं कि हम किराए का मकान भी चला सकें। और फिर यहाँ तुम्हारे पिताजी की यादें बसी हैं। मैं किसी भी हाल में यह बंगला छोड़ना नहीं चाहती। कम से कम उन्होंने इतनी दया तो की कि हमें यहां से नहीं बेदखल किया। अर्जुन ने अपनी मां की बात सुनकर अपना क्रोध दबा लिया। बचपन से ही उसने प्रिया के सपनों को अपनी आंखों में बसाया हुआ था। पहले तो विक्रम की भी यही इच्छा थी, लेकिन अर्जुन के पिता के निधन के बाद सब कुछ उलट-पुलट हो गया। सारी मिल पर विक्रम का या फिर उसके बड़े बेटे राजन का कब्जा था। हालांकि अर्जुन अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। जब तक उसके पिता जीवित थे, वे उसके हर मनपसंद को पूरा करते थे। उसके पास हर सुख सुविधा थी, कार, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ। लेकिन जब वह 10वीं कक्षा का छात्र था और उसकी उम्र महज 15 वर्ष के आसपास थी, तब उसके पिता एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गए और हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गए। इसके बाद तो सबके रवैये में परिवर्तन आ गया। बेशक वे इसी बंगले में रहते रहे, लेकिन जो अर्जुन के पिता का हिस्सा था,
वह बेहद मामूली था। विक्रम ने अपने मित्र की मृत्यु का लाभ उठा लिया। वे दोनों बचपन के साथी थे और दोनों के मन में धनाढ्य बनने का स्वप्न था। इसी सपने को साकार करने के लिए वे शहर आए, एक साथ खड़ी मेहनत की, और जब एक सुनहरा अवसर मिला तो दोनों ने मिलकर उसे हथियाया और अपना कारोबार शुरू किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि नौकरी से कभी वैभवपूर्ण जीवन नहीं जी सकेंगे। बस दोनों मित्रों की लगन रंग लाई। उनका कारोबार रातों रात फलने फूलने लगा। वे जो भी संपत्ति खरीदते, उसमें दोनों की समान भागीदारी होती, ताकि कोई विवाद न हो। लेकिन अर्जुन के पिता के स्वर्गवास के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। विक्रम के बंगले का ऊपरी हिस्सा लक्ष्मी और उसके बेटे को सौंप दिया। हर आवश्यकता के लिए लक्ष्मी को विक्रम के सामने हाथ फैलाना पड़ता, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। हालांकि लक्ष्मी को विक्रम से मांगते हुए लज्जा महसूस होती, इसलिए कई बार वह अपनी कई जरूरतें दबा लेती। जब अर्जुन की स्कूल फीस भरनी होती, तो वह उसे ही कहती कि जाओ, चाचा से पैसे ले आओ। बार बार हर चीज के लिए विक्रम से कहना उन्हें ठीक नहीं लगता, बल्कि वे हमेशा सोचती कि उन्हें खुद ही ख्याल रखना चाहिए कि हर महीने एक उचित राशि अपने मित्र की विधवा को दें। लेकिन नहीं, जब धन का अहंकार सिर चढ़ जाता है तो सामने वाले को अपमानित करने में मजा आता है और पुराने दिन भूल जाते हैं। विक्रम के मन में भी यही हो रहा था। वह चाहता था कि माँ बेटा उसके आगे झुकें। अर्जुन बिना संकोच के उनसे पैसे मांगता, सोचकर कि इसमें उसके पिता का भी हक है। जब उसने चाचा से कहा कि वह आगे चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहता है, तो विक्रम बोले, नहीं, मैं तुम्हारी चिकित्सा की फीस नहीं दे सकता। हालांकि प्रिया और अर्जुन दोनों ही बच्चे चिकित्सा की पढ़ाई का सपना देख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन को यह अनुमति ही न मिली। वह बोला, क्यों चाचा? यह तो मेरे स्वर्गीय पिताजी का भी इरादा था, इसलिए मुझे यह कोर्स करना है। विक्रम ने कहा, तुम्हारे पिताजी अपने सपनों समेत इस संसार से चले गए हैं और अब मेरे पास इतने साधन नहीं। मैं ही जानता हूं कि दो परिवारों को कैसे चला रहा हूं। हर परिवार के 100 खर्चे होते हैं। मेरे अपने संतान हैं। अभी तो मुझे अपने छोटे बेटे नील को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना है, इसलिए मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। और वैसे शुक्र मानो कि मैं कम से कम तुम माँ बेटे को इस बंगले से तो नहीं निकाल रहा। अगर कोई और होता तो कब का तुम्हें भिक्षापात्र थमा देता। अर्जुन ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, चाचा, आप कह रहे हैं कि यह मिल सिर्फ आपकी नहीं है, मेरे पिता की भी तो है। इतना कहते ही विक्रम ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया, जिसकी गूंज ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। अर्जुन तमाचे की चोट से तड़पने लगा। लक्ष्मी को तो जैसे हृदय विदीर्ण हो गया। वे दौड़ती हुई नीचे आईं। देखा तो अर्जुन फर्श पर पड़ा है और विक्रम उसे क्रोध से घूर रहा है। विक्रम की पत्नी सरिता भी वहीं खड़ी थी, लेकिन माथे पर रेखाएं खींचे चुपचाप। लक्ष्मी तुरंत बोली, भैया जी, क्या हुआ? क्या अर्जुन ने कुछ गलत कहा है? ये सुनते ही विक्रम गरज उठा, इस बेकार बेटे की जबान को संभाल लो। एक तो मैं इसे अनाथ समझकर चुप रहता हूं, और ये मेरे आगे बोलता है, मुझे धमकी दे रहा है। सुन ले लड़के, तेरा बाप अब जीवित नहीं। जो इस मिल और कारोबार को चला रहा है, वह मैं हूं। समझा? तू बार बार यह क्यों दोहराता है कि इसमें मेरे बाप का भी भाग है? लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। वे बोली, अर्जुन, क्या कहा तूने? अर्जुन ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा माँ। ये सब सिर्फ चाचा का नहीं है, पापा का भी तो है। मैंने बस यही कहा कि मुझे अब चिकित्सा में दाखिला लेना है, तो वे कह रहे हैं कि फीस नहीं भरेंगे। माँ, क्या मैं चिकित्सा की पढ़ाई न करूं? मैंने कितनी कठिनाई से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ए ग्रेड लाया हूं, और वे मुझसे कह रहे हैं कि दाखिला ही न दिलवाएंगे। मेरे खर्चे सहन नहीं कर सकते, जबकि अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। पापा भले चले गए, लेकिन उनकी मेहनत से बनी यह मिल तो यही है ना, तो उनके भाग्य पर मेरा भी अधिकार है। ये सुनते ही विक्रम फिर गरजा, सुन रही हो इसकी बोलचाल? मैं इस लड़के से बहुत सहन कर रहा हूं। बोलो, तुरंत मेरी नजरों से हट जाए, वरना मैं तुम दोनों को अभी बाहर फेंक दूंगा। और रही तेरे बाप के हिस्से की, तो अब उसका कुछ नहीं बचा। यह बंगला मेरा है, मिल भी। मैंने ही कड़ी मेहनत से इसे यहां तक पहुंचाया। इसका बाप तो तैयार खाने पर तुले रहता था।
सबसे अधिक परिश्रम तो मेरा था और वह कारोबार के लाभ पर ऐश करता था। इसीलिए तेरा बेटा अब इसमें कोई दावा नहीं रखता। जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे उपकार समझो और बेटे की बोलती बंद करो, वरना तुम दर दर भटकोगे। ये सुनकर लक्ष्मी को अच्छी तरह समझ आ गया कि उनके पति के साथ साथ उनका हक और हिस्सा भी हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। लक्ष्मी अर्जुन को ऊपर ले गईं। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान थे और आंखों से पानी बह रहा था। लेकिन वह क्रोध से भरा था, आंसू पोंछता जा रहा था। लक्ष्मी के पास कहीं और जाने का कोई स्थान भी नहीं था, क्योंकि उनके पति का न भाई बहन था, न कोई निकट संबंधी। सास ससुर तो वर्षों पहले चल बसे थे और गांव की थोड़ी बहुत भूमि को ही बेचकर उनके पति ने शहर में यह कारोबार शुरू किया था। तो अब जो कुछ विक्रमदान की तरह देता था, उसे चुपचाप सहना ही था। यही उनकी नियति थी। दूसरी ओर अर्जुन को प्रिया से कोई गहरा आकर्षण नहीं था, लेकिन लंबे समय से उसके अंदर सुलगती आग रोज बढ़ रही थी। वह चाहता था कि प्रिया से विवाह हो जाए और वह विक्रम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, क्योंकि विक्रम ने जो अपमान किया था वह कभी न भूला। हालांकि लक्ष्मी उसे बहुत समझाती, लेकिन फिर भी अर्जुन के हृदय में विक्रम के प्रति द्वेष बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि विक्रम हर अवसर पर उसे छोटा दिखाता। इस घटना के बाद अर्जुन ने चिकित्सा का स्वप्न त्याग दिया और शांतिपूर्वक वाणिज्य शाखा चुन ली। उसने स्नातक पूरा किया और एक बैंक में रोजगार प्राप्त कर लिया। वह ऑनलाइन भी कुछ कुछ करता रहता। अपने और मां के खर्चे जल्द ही वहन करने लगा। उम्र से पूर्व ही वह परिपक्व हो चुका था, क्योंकि परिस्थितियों ने विवश कर दिया। लेकिन जब भी वह प्रिया को देखता, उसका रक्त उफान मारने लगता। प्रिया की देखभाल बेहद लाड प्यार से हो रही थी। अगर उसे जरा सा भी अस्वस्थ महसूस होता, तो विक्रम चिकित्सकों की फौज बुला लेता और बेटी पर धन की वर्षा करता। वह उसे चिकित्सा की पढ़ाई भी करवाना चाहता था। हालांकि प्रिया पढ़ाई में उतनी होशियार नहीं थी। लक्ष्मी को यह अज्ञान था कि अर्जुन के मन में कौन सा विष दिन रात पनप रहा है। जब अर्जुन की आयु 25 वर्ष हुई, तो उसने कहा, माँ, आप चाचा से बात कीजिए और जो वचन उन्होंने पिताजी से दिया था, उसके बारे में पूछिए कि अब उनका क्या विचार है। लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गईं और बोलीं, कौन सा वचन? वह बोला, मेरा और प्रिया का रिश्ता उन्होंने ही तो तय किया था ना। उस समय हम दोनों छोटे थे। लक्ष्मी बोली, तुम छोटे थे, लेकिन फिर भी तुम्हें वे सारी बातें याद हैं। देखो बेटा, अब उन वचनों का कोई महत्व नहीं। तुम भी देख रहे हो कि हम उन्हें जरा भी पसंद नहीं करते, तो कैसे सोच सकते हो कि वे अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करेंगे? जब उन्होंने मित्रता न निभाई, तो मित्र से किया वादा कैसे निभाएंगे? अर्जुन बोला, फिर भी आप एक बार तो बात करिए। लक्ष्मी जानती थी कि इन बहसों का कोई फल नहीं। इसीलिए वे बार बार अर्जुन को समझाती कि सब भूल जाओ, लेकिन अर्जुन के मन में जिद बढ़ती जा रही थी। इसका एक कारण यह भी था कि प्रिया भी उसे अपमानित करने से कभी चूकती नहीं। वह हर अवसर का लाभ उठाती। अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल बंगले के एक कोने में खड़ी करता, और जब प्रिया अपनी कार निकालती, तो हमेशा उसकी बाइक से टकराकर गिरा देती। जैसी घृणा विक्रम के हृदय में थी, वैसी ही उसने अपने बच्चों में घोल दी। प्रिया अर्जुन और लक्ष्मी को भिखारी समझती। उसकी धारणा यही थी कि वे उसके पिता के भोजन के टुकड़ों पर निर्भर हैं। जब से अर्जुन को बैंक में नौकरी मिली, लक्ष्मी ने नीचे जाकर विक्रम से मांगना बंद कर दिया। बस, जो अर्जुन लाता, उसी में गुजारा करने की चेष्टा करती। रोजाना माँ की उदासी देखकर अर्जुन मायूस हो गया था, और इसलिए उसने एक नया कदम सोचा। पहले तो वह प्रिया से झगड़ता था। जब वह बाइक गिराती तो चिल्लाता, जिससे हंगामा मचता और बात विक्रम तक पहुंचती, तो वह लक्ष्मी को फटकारता कि बेटे की बोलती संभालो, वरना फिर तमाचा खाएगा। लेकिन अब अर्जुन के मन में कोई अन्य योजना थी, इसलिए उसने प्रिया से विवाद बंद कर दिया। जब भी वह नीचे आता और बैंक के लिए बाइक निकालता, तो उसी समय प्रिया विश्वविद्यालय के लिए निकलती। अक्सर गेट वह खुद ही खोलता, लेकिन आज उसने गेट पूरी तरह खोल दिया। फिर प्रिया से बोला, पहले तुम अपनी कार बाहर ले जाओ, मैं बाइक बाद में निकाल लूंगा। प्रिया ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि आमतौर पर अर्जुन जिद में पहले बाइक निकालता और गेट बंद कर देता। वह बोली, अरे, आज इतना आदर क्यों? अर्जुन ने मुड़कर कहा,
क्योंकि मुझे अपनी स्थिति समझ आ गई है, अपनी क्षमता का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे पिता के भरण पोषण पर हूं, इसलिए उनके कुछ कार्यों में सहयोग करना गलत नहीं। आखिर तुम्हारे परिवार के इतने उपकार हैं हम पर। बस, इसलिए मैंने ठान लिया कि अब तुमसे झगड़ा न करूं। प्रिया की हैरानी चरम पर थी। जहां रोज वह जरा सी बात पर भड़कता, वहां आज इतना विनम्र। प्रिया बोली, हाँ, यह तो उत्तम है। अगर तुम रोज हमारे इन उपकारों को इस तरह याद रखोगे। ये कहते हुए वह कार बाहर निकाल चुकी थी और अर्जुन मुस्कुराया। वह मन ही मन बहुत कुछ योजना बना चुका था। अब तो वह विक्रम की हर बात मान लेता। विक्रम भी उसके परिवर्तित आचरण पर चकित थे। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य तो लक्ष्मी को था। उन्हें लगा कि शायद वह इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि विक्रम प्रिया का रिश्ता उसे दे दें। हालांकि यह असंभव था। एक बार भोजन के समय लक्ष्मी ने अर्जुन से कहा कि यह जो तुम इतनी विनम्रता दिखा रहे हो, इसके बावजूद भी प्रिया का ब्याह वे तुमसे कभी न करेंगे। अर्जुन हंसते हुए खाते हुए बोला, माँ, प्रिया मेरे लिए दुनिया की अंतिम लड़की तो नहीं। अगर वे रिश्ता न दें तो कोई बात नहीं, मैं किसी अन्य से विवाह कर लूंगा। मुझे उससे कोई गहन प्रेम तो नहीं कि वह न मिले तो जीवन व्यर्थ हो जाए। लक्ष्मी आश्चर्य से उसे देख रही थी कि आखिर उसके व्यवहार परिवर्तन का रहस्य क्या है। खैर, अर्जुन के संभलते ही विक्रम ने प्रिया की सगाई शहर के एक प्रमुख उद्योगपति के पुत्र से कर दी, जो करोड़ों के मालिक थे। उस दिन अर्जुन सोच में डूब गया कि अब क्या करे। 2 महीने बाद ही प्रिया का विवाह था और इधर वह तनाव में सिगरेट पीता जा रहा था। वह व्याकुल था और समय तेजी से निकल रहा था। अर्जुन का मन निश्चिंत न था कि अब क्या कदम उठाए। इसी उलझन में उसके मन में एक कुटिल विचार आया। उसने प्रिया के विवाह से 2 दिन पूर्व धन देकर प्रिया का अपहरण करवा दिया। प्रिया के विवाह की तैयारी से घर में कामकाज का बोझ था। विक्रम ने कई जिम्मेदारियां अर्जुन के ऊपर भी डालीं, इसलिए वह उस स्थान पर न जा सका जहां अपहरणकर्ताओं ने प्रिया को रखा था। जैसे ही प्रिया लापता हुई, घर में हाहाकार मच गया। पहली बार उसने विक्रम को इस प्रकार फूट फूट कर रोते देखा। अर्जुन की योजना के अनुसार रात को वह उस स्थान पर जाता, अपहरणकर्ताओं को धन देकर लौट आता। लेकिन अब वे लड़के उसके फोन ही न उठा रहे थे, बात न कर रहे थे। इससे वह अत्यधिक चिंतित हो गया कि आखिर वे क्यों संपर्क टाल रहे हैं। वह चाहता था कि 2 दिन तक वे प्रिया को उस अपार्टमेंट में रखें और फिर मुक्त कर दें। इस प्रकार किसी को संदेह न होता कि यह सब अर्जुन ने करवाया, और अर्जुन पर भी शक न आता क्योंकि वह सदैव सबके सामने रहता। इधर प्रिया की बदनामी हो जाती, फिर कोई उसके साथ विवाह न करता तो अर्जुन आगे बढ़कर विवाह कर लेता और बदला भी लेता। लेकिन अब वह व्याकुल था क्योंकि बार बार प्रयास के बावजूद वे फोन न उठा रहे। इधर विक्रम रो रो कर इतना दुर्बल हो गया कि शाम तक उसे हृदयाघात हो गया। विक्रम का छोटा पुत्र भी विदेश से लौट आया था क्योंकि उसकी एकमात्र बहन का विवाह था। पिता की यह दशा देखकर वह उन्हें अस्पताल ले भागा। अर्जुन को भी उनके साथ जाना पड़ा। घर में कोलाहल मच गया। लक्ष्मी भी चिंतित थीं। विक्रम की स्थिति लगातार खराब हो रही थी और इधर अर्जुन सिर्फ इसलिए व्याकुल था कि वे फोन न उठा रहे। अस्पताल में केवल नील ही दौड़ धूप कर रहा था क्योंकि विक्रम का बड़ा पुत्र व्यापार के लिए विदेश था और उसका कोई संपर्क न हो पा रहा। नील अकेला था, इसलिए अर्जुन उसे न छोड़ सका। आधी रात तक विक्रम की दशा में थोड़ा सुधार हुआ। तब अर्जुन ने नील से कहा, तुम रात यहां रुको, मैं घर जा रहा हूं। नील बोला, ठीक है, जाओ। वह तुरंत अस्पताल से निकलकर सीधे उस अपार्टमेंट की ओर दौड़ा जहां अपहरणकर्ताओं को प्रिया रखने को कहा था। जब वह अपार्टमेंट पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर घुसा तो चीखने की आवाज सुनाई दी। कमरे के दरवाजे से जुड़ी खिड़की को थोड़ा खोलकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। प्रिया उस समय बिस्तर पर अचेत पड़ी थी और पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। उसकी यह दशा बयान कर रही थी कि यहां क्या विपत्ति घटी। वह समझ गया कि प्रिया के साथ क्या भयंकर घटना हुई। ये सब देखकर अर्जुन का हृदय धड़कना भूल गया। वह चुपके से अपार्टमेंट से बाहर आ गया क्योंकि उसे अनुमान न था कि अपहरणकर्ता प्रिया के साथ इतना क्रूर व्यवहार करेंगे। अर्जुन का इरादा तो सिर्फ प्रिया को लज्जित करने का था,
ताकि उसके साथ विवाह हो, लेकिन उन्होंने तो प्रिया को विध्वंस कर दिया। दरवाज़ा अभी बंद था। अगर वह कमरे में जाता तो सबको पता चल जाता कि अर्जुन ने ही यह षड्यंत्र रचा। कुछ ही पलों बाद अर्जुन के मोबाइल पर उस व्यक्ति का फोन आया जिसने अपहरण करवाया था। अर्जुन ने फोन उठाया और चिल्लाया, तुमने ये क्या कर डाला? मैंने कहा था ना कि उस लड़की को स्पर्श भी मत करना। वह व्यक्ति बोला, क्या हुआ साहब? तुम्हें भी तो उसके साथ यही इरादा था। हमने सोचा तेरा यह कार्य भी पूरा कर दें। अरे, तुझे तो हमें इसके लिए अतिरिक्त धन देना चाहिए। देख साहब, लड़की अत्यंत सुंदर थी, इसलिए खुद पर संयम रखना कठिन हो गया। लेकिन देख, वह अभी भी तेरे अपार्टमेंट में है। तू जा और अपना क्रोध शांत कर ले। अर्जुन बोला, चुप रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, तू हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा, क्योंकि तेरे नाम का चेक हमारी जेब में है। अगर तू पुलिस को बताएगा तो तू ही उल्टा फंस जाएगा। और हाँ, कान खोल, बाकी धन मेरे खाते में हस्तांतरित कर दे, वरना मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। अर्जुन ने पहली बार ऐसा अनैतिक कार्य किया था, लेकिन अब वह असमंजस में था कि क्या करे। वह दोबारा अपार्टमेंट में गया और धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला जहां प्रिया पड़ी थी। वह जानता था कि प्रिया जब होश में आएगी तो बाहर निकलने की चेष्टा करेगी। इतना करके वह चुपके से चला आया। इस अपराध के लिए अतिरिक्त धन भी देना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों से विवाद मोल न ले सकता। सुबह होते ही प्रिया क्षत विक्षत अवस्था में घर लौट आई। उसे इस रूप में देखकर उसकी मां ने पहले सिर पीटा और फिर करुण क्रंदन करने लगी। लक्ष्मी भी रोने की आवाज सुनकर नीचे उतरी। अर्जुन उस समय घर पर था। वह जानता था कि सरिता का विलाप इतना तीव्र क्यों है। लक्ष्मी के साथ वह भी नीचे आया। प्रिया की दशा देखकर पहली बार उसे प्रिया पर करुणा हुई। सरिता बोली, कहाँ थी तू? प्रिया बोली, मैं तो बाजार घूमने गई थी माँ, लेकिन एक वीरान रास्ते पर कुछ लोग मेरी कार को अपनी गाड़ी से रोक लिए। उन्होंने कार मेरी कार के आगे खड़ी कर दी और जबरन मुझे उतारकर अपनी कार में बिठा लिया और एक अपार्टमेंट ले गए। उनके मुंह पर मास्क थे। माँ, मुझे नहीं पता वे कौन थे। मैं उनसे बार बार पूछती रही कि मुझे यहाँ क्यों लाए। अगर धन चाहिए तो मैं पापा से जितना कहो उतना दिलवा दूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी न बर्बाद करें। लेकिन मेरी इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद उन्होंने कुछ न सुना और मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। ये सुनकर सरिता और जोर से रोने लगी और बोली, तुझे पता है, तेरा पिता अभी जीवन मृत्यु के संग्राम में है। अगर उन्हें यह झांत हो गया तो वे जीते जी मर जाएंगे। प्रिया, तू एक कार्य कर, विष पीकर प्रस्थान कर जा। हाँ, तू मर जा। एक तो प्रिया पहले ही दयनीय अवस्था में थी। मां का यह कथन सुनकर वह अचानक उठी और सरिता ने प्रिया को पीटना शुरू कर दिया। गला दबाने लगी। लक्ष्मी और अर्जुन ने दौड़कर सरिता को अलग किया। अर्जुन बोला, आंटी, आपको क्या हो गया? उसकी दशा दिखाई नहीं दे रही। उसके साथ पहले ही इतना अन्याय हो चुका और ऊपर से आप उसे पीट रही हैं। सरिता बोली, बताओ मैं क्या करूं? इस लड़की को मर जाना चाहिए। अगर यह जीवित रही तो हम सब मर जाएंगे, क्योंकि इस संसार और समाज को कभी विश्वास न होगा कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटी। सब यही कहेंगे कि यह स्वयं भागी थी। और मान लो, यदि किसी को विश्वास हो भी गया तो ऐसी लड़की से विवाह कौन करेगा जिसके साथ इतना कुछ हो चुका हो? ये कहकर वह करुण विलाप करने लगी। प्रिया धप्प से भूमि पर गिर पड़ी। उसकी दशा ऐसी थी कि जैसे अभी मूर्छित हो जाएगी। सरिता फिर बोली, इससे तो अच्छा था तू मर जाती और यहां न लौटती। अरे, तू कहीं भाग जाती, नदी में कूद जाती या रेल पटरी पर लेट जाती। ये सब हो ही रहा था कि प्रिया धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ी। अर्जुन तुरंत उसके पीछे दौड़ा। देखा तो वह तेज धार वाली चाकू पकड़कर अपने उदर पर प्रहार करने जा रही थी। तभी अर्जुन ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और चाकू छीनकर फेंक दिया। अर्जुन बोला, तुम पागल हो गई हो, मां की बातों को हृदय से मत लो। अरे, तेरी यह दशा देखकर वे स्वयं विकल हैं। कम से कम तू तो संयम रख। प्रिया पलटकर बोली, नहीं, मां सही कह रही हैं। छोड़ दो मुझे, मुझे प्रस्थान करना ही चाहिए। वह लगातार रो रही थी और अचानक अर्जुन के चरणों पर गिरकर बोली, अर्जुन, मैं सत्य कह रही हूं। मेरा कोई दोष नहीं था। मुझे नहीं मालूम वे लोग मुझे क्यों ले गए।
क्यों मेरी जिंदगी नष्ट की? यह कहकर वह सिर पटकने लगी। चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। अर्जुन उसे शांत करने का प्रयास कर रहा था। वह बोली, मुझे मुक्त कर दो। मेरा प्रस्थान ही अब इस परिवार के लिए उचित है, वरना पिता भी चल बसे। लेकिन अर्जुन ने उसे किसी तरह बाहर लाया। वह बोला, आंटी, मैं प्रिया से विवाह करूंगा। यह पारिवारिक मामला है और घर तक ही सीमित रहेगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। विक्रम चाचा से आप बात कर लीजिए, कृपया। यह सुनकर सरिता आश्चर्य से उसे देखने लगीं और इधर लक्ष्मी भी अपने बेटे को विस्मित दृष्टि से। सरिता जैसे होश में आईं। वे बोलीं, क्या अर्जुन, तू सत्य कह रहा है? तू मेरी बेटी को सम्मान देगा? वह बोला, हाँ, मैं आपकी बेटी को इज्जत दूंगा। सबसे अधिक आश्चर्य तो प्रिया को था। उसने कभी अर्जुन के साथ अच्छा व्यवहार न किया, हमेशा बुरा भला कहा, अपमानित किया। लेकिन आज वही अर्जुन उसे सहारा दे रहा। प्रिया ने हाथ छुड़ाया और बोली, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी योग्य नहीं। तुम सज्जन हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा न किया, तो फिर तुम मुझे क्यों स्वीकारना चाहते हो? अर्जुन बोला, चुप रहो। देखो, मैं कोई अपरिचित नहीं। अनगिनत वर्षों से तुझे जानता हूं। तुझ पर संदेह करूंगा कैसे? जो कुछ घटा उसका सत्य मुझे झांत है और तुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुझसे अनुरोध करता हूं कि इसे दुर्घटना मान भूल जा। प्रिया रोते हुए अपने कक्ष में चली गई। शाम तक नील विक्रम को लेकर घर लौट आया। केवल नील को झांत था कि प्रिया लौट आई है और किस दशा में। लेकिन विक्रम को कुछ पता न था। विक्रम जब कक्ष में लेटे तो बोले, नील, मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत कर। बस पुलिस को सूचना दे दे। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में। नील बोला, पापा, प्रिया घर आ गई है। यह सुनकर विक्रम उठने की चेष्टा करने लगे, लेकिन नील ने लिटा दिया। बोला, आप किसी तनाव में न आए। प्रिया का विवाह तय तिथि पर ही होगा। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वे बोले, लेकिन वे लोग तो विवाह से इनकार कर चुके। अब कौन करेगा उसके साथ ब्याह? कौन करता है ऐसी लड़की से विवाह जो विवाह से 2 दिन पूर्व भागी और 2 दिन बाद लौट आई? हर कोई यही समझेगा कि इज्जत खो चुकी होगी। बताओ, प्रिया कहाँ गई थी? नील बोला, पापा, इसमें उसका कोई अपराध नहीं। किसी ने प्रिया का अपहरण कर लिया था। जो कुछ घटा वह मात्र दुर्घटना है और अर्जुन उसके साथ विवाह को तैयार है। यह सुनकर विक्रम को आघात लगा। बोला, लेकिन वह कैसे कर सकता है? हमने तो उसके साथ कभी भलाई न की। नील बोला, फिर भी अर्जुन ने स्वयं कहा कि वह प्रिया से ब्याह करेगा। पापा, शायद हमने उसे गलत समझा। आखिर वह आपके घनिष्ठ मित्र के पुत्र हैं। हमने रिश्ता न निभाया, लेकिन उन्होंने पिता की सीख का प्रमाण दिया और इस संकट में हमारी प्रतिष्ठा बचाने को तैयार हैं। इधर लक्ष्मी अत्यधिक व्याकुल थीं। बोलीं, अर्जुन, तूने यह बड़ा निर्णय किससे पूछा? अर्जुन बोला, क्या अर्थ है माँ? आपने प्रिया की दशा न देखी, जबकि सत्य यह था कि अर्जुन को सब झांत था। लक्ष्मी बोलीं, उसकी जो दशा हो, हमारी बला से। लेकिन हम क्यों उनकी भलाई करें? जीवन भर उन्होंने हमसे कितना दुर्व्यवहार किया। पूरे परिवार ने हमें हर कदम पर तड़पाया, अपमानित किया, यहां तक कि तुम्हारे पिता को भी बुरा भला कहा। और अब तू क्या सोचकर यह कदम उठा रहा? क्या तू सब भूल गया? ये सुनकर अर्जुन ने दृष्टि फेर ली। बोला, कुछ नहीं, लेकिन जो उसने किया उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। 2 दिन बाद सीमित अतिथियों के बीच उनका विवाह हो गया। विक्रम उस समय कठिनाई से सोफे पर बैठे थे। न प्रिया ने भारी लहंगा पहना, न दुल्हन की भांति सज धज कर आई। सादा लहंगा और हल्का श्रृंगार करके तैयार हुई। वह भी केवल अर्जुन के कारण, क्योंकि वही उसे सम्मान की ओढ़नी ओढ़ा रहा था। लेकिन उसे सत्य का ज्ञान न था। बड़े अनिच्छा से लक्ष्मी उसे ऊपर लेकर आईं और अर्जुन के कक्ष में बिठा दिया। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन ने भावुकता में यह निर्णय लिया। जब अर्जुन कक्ष में लौटा तो प्रिया की सिसकियां सुनाई दीं। वह लज्जा से भरा अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता धीरे कदमों से उसके पास पहुंचा और जैसे ही बैठा वह पीछे सरक गई। अर्जुन ने अब भी स्पर्श भी न किया। बोला, देखो प्रिया, तू व्याकुल न हो। मैं तुझे कोई कष्ट न दूंगा। लेकिन वह रोती जा रही थी। बोली, तूने अपने साथ भलाई न की। पुरुष बहादुरी दिखाकर ऐसी लड़की का सहारा लेता है जिसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन समझ, यह सरल नहीं। इसके लिए अपार साहस चाहिए। अर्जुन बोला, देखो,
तू ये मान ले कि तेरे साथ कुछ घटा ही नहीं। प्रिया बोली, ये कहना सहज लगता है। अर्जुन बोला, नहीं, इतना कठिन भी नहीं। वह रोते हुए बोली, बहुत कठिन है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन समय सब भुला देता है। और देखो, अब मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन की बात सुनकर वह ध्यान से देखने लगी। बोली, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों? मैं तो इसके योग्य नहीं। वह बोला, बस, इस पर अधिक चिंता मत कर। तू आराम से बिस्तर पर सो जा, मैं सोफे पर लेटूंगा। वह वस्त्र बदलकर लेट चुकी थी और अर्जुन भी सोफे पर शांत हो गया। समय इसी प्रकार व्यतीत हुआ। वह उसे सामान्य बनाने का प्रयास करता रहता और अंदर ही अंदर अपनी करनी पर पश्चाताप करता, क्योंकि यह सब अर्जुन की वजह से हुआ। जब भी अर्जुन प्रिया के निकट जाने का प्रयास करता, वह भय से चीखने लगती। उसकी दशा विक्षिप्तों जैसी हो जाती। कभी कभी प्रिया को लगता कि सामने अर्जुन नहीं, वे 3 व्यक्ति खड़े हैं। इतना शोर होता कि लक्ष्मी जाग कर आ जाती। अर्जुन रोज समझाता, गले लगाकर शांत करने कोशिश करता और विश्वास दिलाता कि वह उसका पति है। लेकिन प्रिया कुछ समझती ना। उस समय उसका मानसिक संतुलन पूर्णतः भंग हो जाता, इसलिए अर्जुन को दूर हटना पड़ता। इस प्रकार एक मास व्यतीत हुआ कि प्रिया की दशा बिगड़ने लगी। उसे कुछ भी ग्रहण न हो रहा। लक्ष्मी को झांत था कि अभी तक अर्जुन और प्रिया के बीच दाम्पत्य जैसा कुछ न था। जब अर्जुन उसे चिकित्सक के पास ले गया और चिकित्सक ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती हैं, तो अर्जुन के साथ प्रिया के भी होश उड़ गए। वह विकल हो गई। वही दशा हो गई। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। यहां तक कि महिला चिकित्सक का भी आदर न किया। अस्पताल में चिल्लाई और अर्जुन से बोली, मैं इस संतान को जन्म न दूंगी, ये मेरी नहीं है। देखो अर्जुन, इस संतान को अभी मेरे शरीर से निकाल दो, मुझे यह नहीं चाहिए। महिला चिकित्सक भी उसकी विकृत दशा देखकर व्याकुल हो गई। वह पागलों की भांति अर्जुन का कॉलर पकड़कर झिंझोड़ रही थी और चीख रही थी कि संतान जन्म न दूंगी। वह उसे संभालने कोशिश कर रहा था। प्रिया, भगवान के लिए शांत हो जा। लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार न थी। बार बार कह रही थी कि इस संतान को अलग कर दो, वरना मैं स्वयं कुछ कर लूंगी। महिला चिकित्सक समझ गई कि आखिर क्या कारण है कि पत्नी इस समाचार पर इस प्रकार प्रतिक्रिया दे रही। इससे पूर्व कि अर्जुन कोई बहाना बनाता, प्रिया स्वयं बोली, क्योंकि यह मेरी संतान नहीं। वह विक्षिप्तावस्था में चिकित्सक को सब स्पष्ट बता चुकी। चिकित्सक मौन हो गए। अर्जुन ने चिकित्सक के सामने हाथ जोड़े और बोला, मैं अनुरोध करता हूं, आप इस संतान को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। चिकित्सक ने उनकी दशा समझी और सहमति दी तथा प्रिया को आपातकालीन कक्ष में ले गई। अर्जुन को लग रहा था कि एक बार प्रिया इस संतान से मुक्त हो जाएगी तो दशा ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका अपराध इतनी सरलता से न छूट सकता। लगभग आधे घंटे बाद व्याकुल चिकित्सक बाहर आई तो अर्जुन खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ डॉक्टर? चिकित्सक ने कहा, देखिए, आपकी पत्नी की दशा अत्यंत गंभीर है और ऐसी स्थिति में हम यह न कर सकें, क्योंकि इससे उनकी प्राण रक्षा संभव न। उनका रक्तचाप अस्थिर हो रहा, इसलिए उचित यही कि संतान को जन्म दें। आप उनका ध्यान रखें ताकि मानसिक स्थिति सुधरे। ये सुनकर अर्जुन सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ न आ रहा कि इन परिस्थितियों को कैसे संभाले। वह प्रिया को घर ले आया। अर्जुन के समझाने पर भी प्रिया इस घटना को भूलने को तैयार न थी। अब प्रिया को निरंतर विक्षिप्तावस्थाएं होने लगीं। यह सब देखकर उसे अपनी भूल का बोध हो रहा। प्रिया का उपचार एक कुशल मानसिक चिकित्सक से कराया जाने लगा। विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं होतीं, लेकिन वह एक निर्जीव देह बनकर रह गई। धीरे धीरे उसका उदर बढ़ने लगा, जिसे देखकर लक्ष्मी भी अस्वस्थ हो जाती, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह संतान उनके बेटे की नहीं, लेकिन अर्जुन के लिए ही वे उसका ध्यान रखतीं। सरिता भी बेटी की सेवा में कोई कमी न करती। उन्हें भी सत्य ज्ञात था कि संतान अर्जुन की नहीं, लेकिन फिर भी अर्जुन ने संतान और बेटी को अपनाया। इसका वे अत्यधिक ऋण मानतीं। अब अर्जुन की प्रतिष्ठा घर में सर्वोच्च थी। एक दृष्टि से अर्जुन के हृदय में सुलगते बदले की ज्वाला शांत हो चुकी, लेकिन अर्जुन को कोई शांति न मिली, क्योंकि वह ऐसा कभी न चाहता, बल्कि अब वह अंदर ही अंदर अपराध के पश्चाताप की ज्वाला में जल रहा।
जैसे जैसे मास व्यतीत हो रहे, प्रिया की मानसिक दशा इतनी विकृत हो रही कि वह स्वयं संतान को नष्ट करने की चेष्टा करने लगी। इससे अर्जुन व्याकुल रहता। जब कोई मार्ग न सूझा तो विवश होकर प्रिया को बंधन में रखा जाने लगा। ये सब देखकर लक्ष्मी भी प्रतिदिन व्यथित होती। वे सोचती कि आगामी संतान का भी क्या दोष। किसी प्रकार 9 मास व्यतीत हुए और प्रिया ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अर्जुन ने कन्या को प्रिया के पास लिटाना चाहा तो उसने घृणा से देखकर दूर फेंकने को कहा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह सोचने लगा कि आज मेरी वजह से एक माँ अपनी संतान से वैरभाव रख रही। लेकिन इस निश्चल कन्या का क्या अपराध। अर्जुन और सरिता स्वयं उसकी देखभाल करते। इधर कुछ मास बीते तो अर्जुन को लगा कि शायद अब वह प्रिया के साथ संबंध आगे बढ़ा सके। लेकिन जब भी वह निकट जाता, समझाता, तो प्रिया का मानसिक संतुलन और खराब हो जाता। वह सिर पटकने लगती। ये सब देखकर उसे भूल का स्मरण होता। अब परिस्थितियां ऐसी कि न छोड़ सके, न पूर्णतः अपना सके। एक दुर्घटना में प्रिया की जिंदगी नरक बना दी। और इधर लक्ष्मी भी अलग से उपदेश देती कि तेरे इस निर्णय ने तेरी जिंदगी नष्ट कर दी। तुझे क्या आवश्यकता थी इस लड़की से ब्याह की। अर्जुन सोचता कि माँ को वह सत्य न बता सके कि कितना बड़ा अपराध किया। अब प्रिया हर वस्तु से भयभीत हो गई और इसी कारण सबने निर्णय लिया कि उसे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया जाए। हालांकि कन्या अभी शिशु थी, लेकिन उसकी दशा में कुछ सुधार हो, यही विचार कर उसे आश्रम भेज दिया। अर्जुन सदा व्याकुल रहता। कभी कभी मनुष्य ऐसी भूलें कर बैठता कि बाद में गहन पश्चाताप होता। संसार के समक्ष तो अर्जुन ने सिद्ध कर दिया कि उसने प्रिया के साथ महान सत्कार्य किया, लेकिन वास्तव में जो अपराध किया वह केवल वही जानता जिसके कारण यह निर्णय लिया। उसके किए का यही दंड था। कभी कभी अर्जुन प्रिया से आश्रम जाकर मिलता, लेकिन दशा देखकर पश्चाताप होता। इधर उसकी बेटी अनन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही। प्रारंभ में अर्जुन को उससे विशेष लगाव न था, लेकिन कन्या की सरलता ने न केवल अर्जुन का अपितु लक्ष्मी का भी हृदय जीत लिया। विक्रम ने अर्जुन को न केवल कारोबार में अपितु संपत्ति में भी भाग दिया, जिससे अर्जुन का पुराना स्वप्न साकार हुआ। उसने कारोबार को नवीन रूप से संभाला और परिश्रम से उन्नति करता चला। जब वह कार्यालय से थका लौटता तो अनन्या नन्हे हाथों से पानी का गिलास लाकर लाती और प्रेमपूर्ण टूटे फूटे शब्दों में पूछती, पापा, आप थक गए होंगे। अर्जुन के मुख पर मुस्कान खिल जाती और सारी क्लांतता मिट जाती। वह मन में सोचता कि जो कुछ घटा इसमें इस बालिका का कोई अपराध नहीं। ये कितनी निष्कपट है। इसकी जिंदगी जो भरी है उसका कारण केवल मैं हूं। ये बालिका आज मां से वंचित है तो मेरी वजह से। धीरे धीरे अनन्या कब अर्जुन की प्राणवल्लभ बन गई पता न चला। तब एहसास हुआ कि विक्रम ने कैसा दुख झेला होगा जो उसने प्रिया के साथ किया। वह प्रतिदिन अपराध की क्षमा ईश्वर से मांगता। जब वह करोड़ों अर्जित करने लगा तो अनेक संस्थाएं स्थापित कीं, जहां विधवाएं, असहायाएं और परिवार या समाज द्वारा त्यक्त बालिकाएं निवास, भोजन और आत्मनिर्भरता की सुविधा पातीं। वे सब अर्जुन को आशीर्वाद देतीं और उसे महान मानतीं, लेकिन वही जानता कि कितना बड़ा पापी है। अनन्या जैसे जैसे वृद्ध हो रही, माँ के बारे में रोज पूछती और वे बहाने बनाते कि माँ कार्य के लिए बाहर हैं। इस प्रकार वर्ष बीत गए, लेकिन उसे माँ से न मिलना हुआ न बात। लेकिन वार्षिक उत्सव पर उसने जिद ठानी कि माँ को मेरा नृत्य अवश्य देखना पड़ेगा। लेकिन पूरा घर जानता था कि यह असंभव। और जब उत्सव पर अनन्या ने देखा कि माँ न आई तो वह करुण क्रंदन करने लगी, यहां तक कि भोजन त्याग दिया। तब विवश होकर अर्जुन को बेटी को शांत करने हेतु माँ का सत्य बताना पड़ा। हालांकि वह जानता था कि उसका मन इतना परिपक्व नहीं कि सब समझ सके, लेकिन फिर भी उसने बेटी में प्रारंभ से ही विवेक देखा। इसलिए एक दिन अर्जुन अनन्या को लेकर आश्रम गया। अनन्या को समझ न आ रहा कि पिता उसे कहाँ ले जा रहे, लेकिन वहां एक कक्ष में उसने एक क्षीण अवस्था वाली स्त्री को देखा तो आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने प्रेम से कहा, यह तेरी माँ है। उनकी सेहत ठीक नहीं, यहां उपचार चल रहा, लेकिन देख, शीघ्र ठीक हो जाएंगी। अनन्या ने माँ माँ पुकारना शुरू किया, लेकिन प्रिया तो किसी अन्य लोक में थी, जैसे कुछ सुनाई न देता।
वह स्थिर दीवार को देख रही। यह सब देखकर अर्जुन करुण विलाप करने लगा। स्वयं पर क्रोध आया। मन में इच्छा हुई कि सिर फोड़ ले कि एक माँ बेटी की जिंदगी नष्ट कर दी। लेकिन अब वह स्वयं को हानि न पहुंचा सकता, क्योंकि बेटी के लिए जीना था। उस दिन से अनन्या माँ से मिलने की जिद करती और अर्जुन प्रत्येक सप्ताह ले जाता। शायद ईश्वर की कृपा या कुछ और। अनन्या के आगमन से प्रिया, जो निर्जीव हो चुकी थी, धीरे धीरे भावनाएं जागृत होने लगीं। वह अब अस्पष्ट शब्दों में उत्तर देती और कभी अनन्या को देखकर मुस्कुरा देती। ये सब देखकर अर्जुन के मन में आशा जगी कि शायद प्रिया ठीक हो जाएगी। इसलिए घरवालों की असहमति के बावजूद वह प्रिया को घर ले आया और अधिकांश समय वह और अनन्या उसके साथ बिताने लगे। आज अनन्या का विवाह है। प्रिया की दशा पूर्णतः सामान्य तो नहीं, लेकिन पूर्व से कहीं बेहतर। व्हीलचेयर पर बैठी वह बेटी के फेरे देख रही। विदाई पर अनन्या माँ के गले लगकर रोई। प्रिया को शायद एहसास न कि क्या हो रहा, लेकिन अनन्या के विलाप पर उसकी भी आंखें नम हो गईं। अनन्या पति के साथ विदा होकर चली गई। सब अर्जुन की प्रशंसा कर रहे कि एकाकी होते हुए भी बेटी की उत्तम परवरिश की। चिकित्सक बनाया और आज धूमधाम से विवाह किया। लेकिन अर्जुन ही जानता कि वह आज भी अपराध का दंड भुगत रहा और शायद जीवन पर्यंत भुगतेगा। मनुष्य को क्रोध में ऐसी भूलें न करनी चाहिए जिनकी क्षतिपूर्ति जीवन भर करनी पड़े। भले हमें लगे कि अपराध करेंगे तो कोई न देखेगा, लेकिन हम भूल जाते कि ईश्वर सब देखता। इसीलिए कोई कार्य करने से पूर्व 100 बार विचार करें। अपने हक के लिए सही पथ चुनें, न कि ऐसा अनैतिक कदम जो किसी की पूरी जिंदगी नष्ट कर दे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।